नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, का मेंटर आशीर्वाद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सबको नमस्कार दोस्तों। मेरा लेकर आया हूं आपके लिए एट्रो सेशन दोस्तों 14 जून। आज का एट्रो सेशन में क्या है, बात करेंगे आपके साथ। सबसे पहले ज़रूरी बात आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर दोस्तों? अनअकैडमी ऐप के ऊपर, जहाँ पर इंडिया टॉप एजुकेटर्स अपनी क्लास लेकर आते हैं दोस्तों। जुड़िए हमारे साथ इस सेशन में, जहाँ पर मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। पीटी स्पेशल क्लास चल रही है दोस्तों, वहाँ पर जुड़िए, फॉलो कीजिए। ये मेरा प्रोफाइल है, आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप आते हैं ऐप पर, तो आपके लिए बहुत एजुकेटर्स दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए प्लस पर, आइकॉनिक पर या आपकी क्लास लाते हैं दोस्तों, स्पेशल और यूट्यूब पर। जुड़िए इन सबके साथ दोस्तों। यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं सुबह 9 बजे एट्रोल में, शाम को 10 बजे करंट अफेयर्स पर। और जी हाँ, इकोनॉमी में आप फॉलो कर सकते हैं मुझे आगाज 2.0 में, जो रीलॉन्च हो रहा है आपके लिए 20 जून से, क्योंकि पीटी की डेट आगे चली गई है दोस्तों। तो आगाज को एक और मौका, एक और आगाज दोस्तों आपके लिए, आगाज 2.0 20 तारीख को 12:30 बजे सुबह। जी हाँ, 12:30 बजे दिन में आइए। कॉम्बैट देने के बाद ज्वाइन कीजिएगा हमको आगाज 2.0 में दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए अच्छा मौका लेकर आया अनअकैडमी दोस्तों। आप जुड़ सकते हैं रिपोर्ट एंड विन में। रिपोर्ट एंड विन क्या है सर? रिपोर्ट एंड विन कॉन्सेप्ट क्या है सर? रिपोर्ट एंड विन के तहत आपको लगता है कि अनअकैडमी को एजुकेटर की द्वारा दी गई जानकारी कुछ इनएप्रोप्रिएट है, कुछ गलत जानकारी, कुछ मिस फैक्ट्स या कुछ गलत फैक्ट्स हैं जो कि नहीं होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ गलत है, आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और आपको यदि आप पहली बार रिपोर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जीतने का मौका है, एक स्पेशल प्राइज दोस्तों। ठीक है, तो ये काम कीजिए, प्रयास कीजिए, ढंग से सुनें क्लास को, ध्यान सुनिएगा। आमतौर पे गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन मानवीय भूल हो जाती हैं कई बार, उनके लिए आपको मौका दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी के आप जुड़ सकते हैं मेंटरशिप टीम के साथ। यदि आप 2 साल या उससे अधिक का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों, तो जुड़ सकते हैं हमारी इस टीम के साथ। याद रखिएगा, इसका ऑफर आप देख सकते हैं, इसका ऑफर जो है दिया गया है आपको यहाँ पर 23 जून से पहले। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 23 जून से पहले सब्सक्राइब करते हैं हमारे 2 साल के प्रोग्राम को या उससे अधिक के प्रोग्राम को आइकॉनिक के, तो आपको 1-to-1 वीकली मीटिंग करने का मौका मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर हमारे मेंटर्स के साथ। इसके अलावा दोस्तों, यूपीएससी का महा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है आपके लिए। यानी अभी आप अगर कोर्स लेते हैं, जितना जल्दी आप कोर्स लेते हैं, प्लस का कोई भी, आइकॉनिक का कोई भी, तो आपको मिलेगा मेंस 2022 तक का। जी हाँ, यदि 1 साल का आप कोर्स लेते हैं या सुपर कोई कोर्स लेते हैं, तो उस साल के मेंस तक आप जुड़े रहेंगे, 2 साल का मेंस में जुड़े रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं महा ऑफर, जल्दी लीजिए, बहुत कम दिन बचे हैं इस ऑफर के लिए दोस्तों। इसके अलावा कॉम्बो प्राइस चल रहा है, जहां पर आपको 35%, नियरली 35% डिस्काउंट आपको प्राप्त होता है दोस्तों, जीएस और ऑप्शनल क्लासेस में। दोनों का प्लस कोर्स लेना चाहें दोस्तों, फीस है लगभग 51,000 के आसपास, और दी आइकॉनिक जीएस और ऑप्शन लेना चाहें तो फीस है लगभग दोस्तों 68,000 के आसपास। जुड़िए फटाफट, इसमें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर सब पे लागू होती है फीस सर। ये आइए ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके अलावा 20 बुक्स का ऑफर चल रहा है आपके लिए, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में दोस्तों, और लोन की सुविधा भी आपको दी जा रही है अनअकैडमी के द्वारा दोस्तों। इसके अलावा आइकॉनिक पे पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ पर आइकॉनिक कोर्सेज दोस्तों। बाकी प्लस की फीस आप जानते हैं दोस्तों, 6 मंथ का फीस 36,000, 12 मंथ का 44,000, 24 मंथ का 64,000, 2 साल का फीस 64,000 दोस्तों। यहाँ पर आराम से कोड यूज़ कीजिए और फीस को कम करिए दोस्तों। तो कोड क्या है आपके लिए? आशीर्वाद 10, जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट दोस्तों, चाहे वो प्लस का जीएस हो या वो आइकॉनिक का जीएस हो। फीस जिसकी एक साल की फीस लगभग सर 67,000 और 2 साल की फीस लगभग 1 लाख, उसमें 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। कोड वही रहेगा, आशीर्वाद 10 आपके लिए दोस्तों। इसके अलावा 23 जून से बैच चालू हो रहे हैं सर हमारे, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर रिवीजन बैच, जो साल का पीटी दे रहे हैं, बैच चालू हो रहे हैं दोस्तों आपके लिए। बाकी मेरा बैच चालू हो रहा है पीटी का दोस्तों बहुत जल्दी वहाँ पर। बाकी अनअकैडमी ऐप पर चलती हैं फ्री टेस्ट सीरीज दोस्तों आपके लिए, पाथफाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स। यूज़ करिए आशीर्वाद 10 कोड यहाँ भी और जुड़ जाइए इन टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, संडे को होता है कॉम्बैट, जहाँ आप जीत सकते हैं अनअकैडमी की स्कॉलरशिप। जी हाँ, स्कॉलरशिप जीतने का मौका है आपके पास, हमारे सब्सक्रिप्शन को जीतने का मौका है। ट्राई कीजिए, एवरी संडे सुबह 11 बजे पहुँचिए आप और जीतिए हमारे टेस्ट को, यहाँ पर जीतिए हमारी स्कॉलरशिप को। करना क्या है, ऐप पे जाइए, रजिस्टर्ड होइए, यूज़ कीजिए आशीर्वाद 10 कोड और जुड़ जाइए हमारे प्रोग्राम के साथ। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। क्या है आज के एडिटोरियल सेशन में? ओके, आज के द हिंदू में आर्टिकल्स में देखें दोस्तों हम लोग यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मिसिंग स्क्रीन पर एक आर्टिकल जो आया है यहाँ पर रिगार्डिंग ओके, ओरिजिन अनक्लियर, यानी चाइना में जो वायरस का ओरिजिन हुआ था उस पर अनक्लियरिटी है अभी तक। उस पर एक आर्टिकल दिया, एटोल दिया छोटा सा आज। एक एडिटोरियल दोस्तों कवर किया, रिन्यूड अनसर्टेनिटी। इकोनॉमी पर आर्टिकल है, आईआईपी की ग्रोथ है, कितने सुनिश्चित है, कितना आईआईपी ग्रोथ करेगा आने वाले दिनों में, कितना निश्चित है, इस पर बात होगी दोस्तों। केरल की हायर एजुकेशन की बात नहीं करेंगे हम लोग ज़्यादा यहाँ पर। एक आर्टिकल है दोस्तों, प्लानिंग फॉर बायोसिक्योर फ्यूचर। जी अच्छा आर्टिकल है हैप्पी जॉब का, जो बता रहे हैं कि आपको जो वॉर रणनीति बनाते हैं आप, न्यूक्लियर वॉर, कन्वेंशनल वॉर, एक रणनीति होनी चाहिए आपकी बायोसिक्योरिटी वॉर की। बात भी करेंगे दोस्तों आपके साथ। एक है जॉय बाइडेन का जो प्लान आया है चाइना को घेरने का रणनीति,
वो कितनी सही कितनी गलत, भारत कहाँ फिट बैठता है उसके अंदर। तो ये है आज आर्टिकल बात करने के लिए दोस्तों आपके साथ। इसके अलावा इकोनॉमिक आर्टिकल और लेंगे WPI पर आपके साथ। आज का कार्टून कोना आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे संग स्क्रीन पर। यह है आज का कार्टून कोना, जहाँ पर शायद बिहार सरकार के CM बैठे हैं और कोविड डेथ में बदलाव आया। 5,000 से बढ़ के 9,000 हो गई। हमने देखा महाराष्ट्र में 8,000 डेथ बढ़ गई। तमिलनाडु भी रिवाइज कर रहा है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री कैसे काउंट कर रहे हैं तो उस पर एक कमेंट किया। लेकिन मुझे लगता है कल हमने एक स्टैंड लिया था इस पर कि राज्यों में जो रिवाइज़ किया जा रहा है ये डेथ काउंट, इस पर एक स्टैंड होता है। मैंने कल आपको करंट अफेयर्स क्लास में बताया था रात में कि स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है कि बड़ी आपदा है, समय लगता है डेटा प्राप्त करने में, और जब इतनी बड़ी आपदा होती है लाखों लोग परेशान होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने में समय लगता है। और डेटा जब आपदा ख़त्म हो जाती है तब बेहतर डेटा हमारे पास होता है। तो डेटा क्रेडिबिलिटी अभी भले ही कम हो, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है बेहतर होगी। रिसर्च पर्पज़ के लिए हमारे पास अच्छा डेटा हो सकता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के एडिटोरियल्स में हम लोग क्या क्या है। सबको गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। जो आ गए हैं सभी गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है दोस्तों, बाइडेंस मैकिंगम विजन। क्या है सर ये? डिवाइडिंग द वर्ल्ड इनटू डेमोक्रेटिक वर्सेस ऑटोक्रेटिक कैंप्स इज अनरियलिस्टिक। जी हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल क्या कह रहा है आपको याद होगा। कल रात को हम जब करंट अफेयर्स की बात कर रहे थे, G7 का कार्लेस बे डिक्लेरेशन हमने पढ़ा था क्लास में। कोई बात नहीं पढ़ा है तो अभी आपने, उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स क्लास आप देख रहे होंगे, देख लेंगे आने वाले टाइम में। हमने कल बात की थी G7 के समिट के ऊपर और G7 के कार्लेस बे डिक्लेरेशन के ऊपर, और उसमें हमने देखा था किस प्रकार अमेरिका का जो प्रस्ताव है कि विश्व को डेमोक्रेटिक वर्सेस ऑटोक्रेटिक यानी तानाशाह बनाम लोकतांत्रिक देशों में बांटा जाए, और इस प्रकार से उनकी फॉरेन पॉलिसी रन कर रही है, ये कितना रियलिस्टिक है, कितना ये सच्चाई, कितना वास्तविकता पर आधारित है ये विज़न उनका। इसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों, बट आपके संग रुक करेगा। IR का पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। पेपर 2 में आप इसको जोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर जो आर्टिकल मैं आपके लेकर आया हूँ, उसमें आर्टिकल की बात भी करूँगा आपके संग, क्या क्या इसमें बातें करने के लिए। आइए, तो G7 का कॉमनवेल्थ समिट हुआ दोस्तों, आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं G7 का कॉमनवेल्थ समिट, जहाँ पर विदेश नीति जो है बाइडेन की वो दिखाई दी हमको, जो बेस्ड है किसके ऊपर? ऑटोक्रेसी बनाम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बनाम तानाशाही पर आधारित उनकी फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये जो ऑटोक्रेसी, जहाँ पर ये राजतंत्र या तानाशाही टाइप की चीज़ें हैं, इन पर अटैक करना हो दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो बेलारूस हो, ईरान हो, वियतनाम, वियतनाम नहीं नाम लिया, रशिया हो, चाइना हो, जहाँ भी इस प्रकार की तानाशाही है उसे ख़त्म करना होगा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में ताकत होती है। डेमोक्रेसी में क्या ताकत होती है? हम अपने डिफरेंसेस को मैनेज करना जानते हैं। अपने जो अंतराल हैं हमारे बीच, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो अंतराल होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, हमें टीम बनाकर काम कर सकते हैं, जो कि ऑटोक्रेटिक संस्थाएं नहीं कर सकती हैं। तो डेमोक्रेसी अपने फ़ायदे गिनाए इन्होंने और कहा कि डेमोक्रेटिक संस्थाएँ एक साथ आ सकती हैं, काम कर सकती हैं कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर। इस बार के G7 का थीम ही था, आप जानते होंगे 4 थीम थे G7 के इस बार के। उसमें एक थीम था डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना। तो ऐसे में उनका प्रिंसिपल था इस बार कि हम टीम अप कर सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं लोकतांत्रिक देश, जो कि ऑटोक्रेटिक कंट्री नहीं कर सकती हैं, तानाशाही देश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये स्टैंड हुआ इनका। अब बात करें अपने आर्टिकल में क्या क्या मेरे पास आपके लिए। इसी थीम को देखते हुए इस बार G7 में 4 देशों को आमंत्रित किया गया, 4 देशों को आउटरीच किया गया। इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का छोड़ भी दी जाए, बड़ा देश नहीं है इकोनॉमिक रूप से, लेकिन ये बाकी तीनों देश इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया G7+3 मिलकर बनाते हैं G10 या बेसिकली D10, डेमोक्रेटिक 10। जी हाँ, तो ये एक हमेशा से पिछले कुछ सालों में विचार बनता है कि डेमोक्रेसी को जोड़ा जाए एक साथ और दुनिया के बड़े बड़े लोकतंत्र एक साथ आए और डेमोक्रेटिक 10 बनाए यहाँ पर। तो D10 का संकल्प कोई नई नहीं है, इस बार बात होती है D10 को लेकर कि D10 साथ में आना चाहिए। यहाँ पर इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया साथ जुड़े G7 देशों के और एक D10 डेमोक्रेटिक 10 बना पाए। इसके फ़ायदे क्या होंगे सर? इसमें कुछ देश एशिया के हैं, जैसे बात करें G7 में केवल जापान एशिया से आता है, लेकिन यहाँ पर साउथ कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑफकोर्स एशिया पैसिफिक का देश है। तो इनके देश के आने से एशिया, यूरोप और अमेरिका
पूरी दुनिया, मतलब अमेरिका का कनाडा आ गया वहाँ से, और अमेरिका आ गया अमेरिकी महाद्वीप से, प्लस यूरोप से 4 देश आ गए, और बाकी लगभग 4 देश एशिया से। तो पूरा एक कॉम्बिनेशन तैयार हो पाएगा एशिया, यूरोप और अमेरिका का मिलाकर चाइना के खिलाफ एक गठजोड़, एक वैश्विक गठजोड़। अमेरिका, मतलब अमेरिकी महाद्वीप, यूरोपियन महाद्वीप और एशियन महाद्वीप, इनको मिलाकर, इनके 10 देशों को मिलाकर, 4 एशिया के, 4 यूरोप के, 2 नॉर्थ अमेरिका के देश मिलकर चाइना के खिलाफ एक D10 तैयार करना चाहते हैं। उसकी हमको यहाँ पर शुरुआत दिखाई देती है। लेकिन मिस्टर जॉय बाइडेन, आप थोड़ा सा रुकिए। ये स्थितियाँ वैसी नहीं हैं जो कोल्ड वॉर के टाइम हुआ करती थी। अमेरिका की रणनीति हुआ करती थी कोल्ड वॉर में, अमेरिका की स्ट्रेटजी दोस्तों हुआ करती थी ये। अमेरिका की स्ट्रेटजी हुआ करती थी ठीक है, चलिए पढ़ लें दोस्त प्लीज़। अमेरिका की स्ट्रेटजी थी कि अलाइज बनाओ, ग्रुप बनाओ। तो अमेरिका बोलता था कैपिटलिस्ट कंट्री को, डेमोक्रेटिक कंट्री को सोवियत संघ के खिलाफ आना चाहिए। उस समय अमेरिका ऐसी दुनिया प्रचार करता था कि दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को, दुनिया की एंटी कम्युनिस्ट साम्यवाद फैल जाएगा, दुनिया में ख़त्म कर देगा डेमोक्रेसीज़ को, ये हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं, लेफ्टिस्ट हैं। तो अमेरिका ऐसी विचारधारा पनपाता था और जोड़ता था देशों को अपने साथ इन्हीं आइडियोलॉजीज़ पर। तो जॉय बाइडेन ऑफकोर्स, उनका जीवन काल बचपन उसी में बीता, उसी कोल्ड वॉर को देखते हुए बीता उनका। तो उनका मानना है वैसे वो कर रहे हैं, सेम एज कोल्ड वॉर स्ट्रेटजीज़। लेकिन वो समय अलग था, तो अमेरिका अलाइज बनाता था बनाम सोवियत संघ के खिलाफ। लेकिन अब ये समय अलग है, अभी ये समय अलग है दोस्तों। यहाँ पर क्यों अलग है? ये न्यू कोल्ड वॉर है। अब न्यू कोल्ड वॉर अलग कैसे समझेंगे? पहली बात तो पावर इज़ मोर डिफ्यूज्ड। अब केवल पहले क्या था, अमेरिका एक महाशक्ति था और बाद में देशों को जोड़ता था वो। अब यहाँ पर पावर एक देश में नहीं है। आज इंडिया ही पावरफुल हो रहा है, यूरोप भी पावरफुल है, आज ऑस्ट्रेलिया भी पावर बन रहा है, जापान भी पावरफुल है। यानी अब अमेरिका एकमात्र शक्ति नहीं है कि वो सबको जोड़ लेगा डर दिखाकर। सबकी अपनी अपनी विचार है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। तो अमेरिका के साथ वो जुड़ेंगे, इसमें बहुत डाउट है। तो पावर इज़ मोर डिफ्यूज नाउ, बहुत डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है पावर अपने आप में। पहले एक जगह केंद्रित था सारा पावर डेमोक्रेटिक संस्थाओं का, भैया अमेरिका सबका निगेबा है, अमेरिका सबका एक कलेक्टिव फोर्स है। लेकिन अब नहीं है, अब पावर जगह जगह बिखरी हुई है, एशिया, पैसिफिक, यूरोप, सब जगह बिखरी हुई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी। पहले यूएसएसआर के साथ दुनिया के बाकी देशों की आर्थिक समन्वय नहीं था, आर्थिक जुड़ाव नहीं था। लेकिन अब इकोनॉमिक इंटीग्रिटी है। जी हाँ, आज चाइना लिंक करता है दुनिया के इन D10 के साथ। जी हाँ, लगभग इन 10 देशों में से अधिकतर देशों का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस फैक्ट को आप जोड़िए, लेकिन इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक इंटीग्रिटी या इकोनॉमिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण जुड़ चुका है चाइना इन सबके साथ। इसके अलावा आप जो कह रहे हैं ऑटोक्रेसी, यहाँ पर सर ऑटोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया या कभी देशों की बात करें, कुछ देशों के हित ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ हैं, लाइक ईरान, वियतनाम, रशिया। ये भारत के क्लोज एलाइज हैं यार, ये भारत के बहुत करीबी दोस्त हैं। आप कैसे इनके खिलाफ हाथ खड़ा कर सकते हैं? जी हाँ, तो D10 में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं सबके यहाँ पर। तो इंडिया के इंटरेस्ट ईरान के साथ भी है, रशिया के अच्छा दोस्त है रशिया, वियतनाम मेरा अच्छा दोस्त है। तो कैसे मैं उनको साइडलाइन कर दूंगा? अमेरिका का अच्छा दोस्त है वियतनाम इवन। तो आप बोलते हैं ऑटोक्रेटिक कंट्री, ये भी तानाशाही देश हैं, ये भी एक प्रकार से सिंगल पार्टी रूल चलता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इनको देखें तो इनके इंडिया के एलाइज हैं। तो आप कैसे ऑटोक्रेसी बनाम डेमोक्रेसी कर सकते हैं? आप केवल चाइना को घेरने के लिए सभी लोकतांत्रिक या सभी तानाशाहों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो ये बड़ा मुश्किल होगा इस बार कहना। पिछली बार एक आइडियोलॉजी थी, कम्युनिस्ट थे, पिछली बार एक साम्यवादी ताकतें थी, इनको जोड़ना आसान था, इनके खिलाफ जोड़ना आसान था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इंडिया क्लोज एलाइज हैं, तो ऐसे में इंडिया कैसे जुड़ेगा अमेरिका से? तानाशाहों के खिलाफ मुश्किल होगा अपने आप में। इसके अलावा एक पॉइंट और है दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल में दिया गया है, सुनिए आराम से। आप देखिएगा, जो सोकॉल्ड D10 बनते हैं, जो सोकॉल्ड लोकतांत्रिक देश बनते हैं, उनकी हाथ देखिए एक बार। अमेरिका पश्चिम एशिया में जो कर रहा है, सीरिया में जो कर रहा है, वो जो कर रहा है वहाँ पर, लीबिया में जो कर रहा है, वो कहना चाहिए इराक के अंदर, वो कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं करेगा। हमला कर रहे हैं आप लगातार वहाँ पर, ठीक है।
चलिए, तो अमेरिका जो कर रहा है वेस्ट एशिया में सर, और यूरोप जो कर रहा है अफ्रीका के देशों में, वो कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं करेगा, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं करेगा। ये इनका एक प्रकार से डिक्टेटर टाइप काम करते हैं अमेरिका, यूरोप पश्चिमी एशिया में, और यूरोप जो करता है अफ्रीका में, बिल्कुल एक तानाशाही वाला काम आप खुद करते हैं। तो कोई आदर्शवादी लोकतंत्र नहीं है, कोई आदर्शवादी तानाशाही नहीं है। तो एक प्रकार से ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इंडिया के लिए और भारत के लिए। तो ग्रेट इंडियन डिलेमा अपने आप में कि यार आप तानाशाही का विरोध कर पाएंगे? यदि आप तानाशाही का विरोध करते हैं, सिंगल पार्टी रूल का विरोध करते हैं, तो रशिया का विरोध करना पड़ेगा आपको। यानी आपकी आइडियोलॉजी सेम नहीं होगी। म्यांमार का खुल के विरोध करना पड़ेगा आपको, जो आप नहीं कर पा रहे हैं अभी आज तक। मैंने पहले भी कहा था देश बटे हुए हैं यहाँ पर, म्यांमार का नाम और जोड़ दीजिए यहाँ पर अभी। तो म्यांमार में सैनिक शासन है, क्या हम उसका खुल के विरोध कर पाएंगे? शायद स्थिति में नहीं हम लोग खुल के विरोध करने की म्यांमार का। वही इवन इन देशों को देखा जाए, ऑटोक्रेसी की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट में जाइए, वहाँ पर आज भी राजतंत्र है, वहाँ पर आज भी मोहम्मद बिन सुलेमान की बात करें या फिर आप बात करें यूएई की बात करें, वहाँ में डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऐसे में क्या वो आपके दोस्त नहीं हैं? तो ये कहना कि ऑटोक्रेटिक बनाम डेमोक्रेसी की लड़ाई है ये, इस लड़ाई में जहाँ आपका हित है वो आपके दोस्त हैं, वो कोई समस्या नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड आप नहीं लेके चल सकते हैं इस वॉर में यहाँ पर। उम्मीद करूँ दोस्तों मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं। बेटा लोग पढ़ लीजिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, पढ़ने में ध्यान लगाइए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मुझे डिस्टर्ब करके या चैट बॉक्स डिस्टर्ब करके कोई मतलब निकलेगा, बता दिया करो मुझे समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ूँगा आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो ये है जो बाइडेन की जो पॉलिसी है, ये बहुत सही नहीं लगती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी दुनिया में उनकी एक विचारधारा है ऑटोक्रेसी बनाम डेमोक्रेसी की। तो ये लड़ाई चलती रहेगी अभी कुछ दिनों पर। तो ऐसे में विदेश नीति अमेरिका की इस पर डिसाइड होती है, तो भारत के लिए मुश्किलें आने वाली है अमेरिका का साथ देने में, क्योंकि डेमोक्रेसी की जो चीज़ें हैं वो कुछ हद तक इंडिया भी नहीं अपनाता है। कुछ हद तक हम लोग पड़ोसी देशों में जाके देखें, या हमारे जो संबंध हैं सऊदी अरब के साथ, हमारे संबंध है यूएई के साथ, तो बहुत संबंध है आज की डेट में। हम वहाँ आके कहें कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो गलत बात होगी अपने आप में, ठीक है सर। चलिए, मूव करते दोस्तों, पहला आर्टिकल खत्म होता है हमारे यहाँ पर। आइए दूसरे आर्टिकल पर चलता हूँ को लेकर मैं। ठीक है, प्लानिंग फॉर अ बायोसिक्योर फ्यूचर। ओके दोस्तों, प्लानिंग फॉर अ बायोसिक्योर फ्यूचर की बात मैं आपसे करूँ यहाँ पर, क्या है? ओके, दो तीन बातें दोस्तों करने के लिए इस आर्टिकल में। देखिए, बायोसिक्योर फ्यूचर पे मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, अभी रुकिए। एक थ्योरी जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, उसको मैं जोड़ दूंगा आपके संग। एक हाइपोथेसिस, एक संकल्पना, एक विचार जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, उस पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं काफ़ी। अमेरिका में भी काफ़ी चेतावनी और लगातार सोशल मीडिया बात हो रही है, उस पर आर्टिकल भी हिंदू ने आज कवर किया है। उसकी बात पहले करूँगा मैं, फिर आगे बढ़ूँगा। चाइनीज़ लैब लीक थ्योरी, ठीक है दोस्तों। क्या ये कोरोना वायरस लैब से लीक हुआ था? अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को, जो खुफिया जांच विभाग है वहाँ का, उसे निर्देश दिया है कि आप जांच कीजिए। इंटेलिजेंस विंग को निर्देश दिया, साइंस को नहीं, इंटेलिजेंस विंग को निर्देश दिया कि पता करो चाइना की लैब से लीक हुआ है कि नहीं है। तो वहाँ की CIA, वहाँ की FBI, जो भी वहाँ पर इंटेलिजेंस विंग है, वो पता करेंगे इस बारे में। WHO कह चुका है इनकन्क्लूसिव। WHO की जाँच हुई थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने अपने रिजल्ट में कहा था हमें क्लियरिटी नहीं है, हमें और जांच करनी पड़ेगी, इनकन्क्लूसिव है हमारा रिजल्ट, हम नहीं कह सकते लीक हुआ था क्या नहीं लीक हुआ था। यानी बहुत सिंपल सी बात दोस्तों यहाँ पर। तो ऐसे में मैं कहूँ आपसे कि अमेरिका कह रहा है कि वो जांच करेगा, उसकी इंटेलिजेंस विंग जांच करेगी। तो लैब लीक थ्योरी के सपोर्ट में जो लोग हैं वो क्या एविडेंस दे रहे हैं, और क्या वो एविडेंस सही हैं? क्या चाइना ने जानबूझकर इस वायरस को बाहर निकाला? क्या ये चाइनीज़ वायरस है? क्या ये बायोलॉजिकल वेपन है? क्या ये एक प्रकार से जैविक हथियार का तैयार किया है चाइना ने? है तो उसके एविडेंस क्या हैं? आखिर क्या क्या लोग एविडेंस बारे में दे रहे हैं? आइए मैं कुछ बात करूं, पॉइंट्स निकाले मैंने आपके लिए। तो पहली बात तो बात करें कि
जो लोग मानते हैं कि ये लैब लीक है, आर्टिकल में दोस्तों नहीं लिखी हैं बातें, ये डिफरेंट सोशल मीडिया पर दुनिया भर के साइंस जर्नल्स में छप रही हैं, उनके आधार पर मैंने पॉइंट तैयार किए हैं कुछ आपके लिए, वो काम आएंगे। इस आर्टिकल में एक पॉइंट लिखा है, उसमें से बस मैं आपको 4-5 पॉइंट दूंगा कि लैब लीक थ्योरी के सपोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है। आइए आराम से जरा, तो लैब लीक के सपोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है दोस्तों, आइए इस आर्टिकल में बाद में बढ़ूंगा, पहले मैं बता दूंगा आपको लैब लीक थ्योरी, ठीक है। की आर्ग्यूमेंट्स फॉर लैब लीक सपोर्ट, तो लैब लीक सपोर्ट के सपोर्ट में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं ऑन योर स्क्रीन दोस्तों, आप देखें मेरे साथ कौन कौन से सपोर्ट आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। पहली बात तो कही जाती है कि यार ये ऑलमोस्ट हम देखें, जब भी मान लो आप कहते हो कि बैट से निकला, चमगादड़ से निकला था वायरस, ठीक है, निकला होगा भाई चमगादड़ से, मान ली तुम्हारी बात, तो चमगादड़ से सीधा इंसान में तो नहीं आया होगा, बीच में कोई बीच में एनिमल जरूर रहा होगा, तो उसके संपर्क में आया होगा इंसान। जैसे हम देखें निपाह वायरस बैट से किसी में आया, फिर वहाँ से वो यहाँ ह्यूमन में आया। और कोई और वायरस लीजिए, आमतौर पर बैट से पहले किसी जीव में आता है और वह जीव के संपर्क में ह्यूमन आता है। तो अब तक लगभग 1.5 साल हो गया इस वायरस को आए हुए सर, अब तक हम क्लोजेस्ट रिलेटिव स्टिल हैज़ नॉट बीन फाउंड इन एनिमल। जी हाँ, किसी पशु में हमने अब तक कोविड का करीबी संबंधी नहीं पाया है। ये बड़ी बात है कि जो SARS-CoV-2 वायरस है, इसका कोई निकट संबंधी है, ये वायरस है इसका कोई निकट संबंधी किसी जीव में नहीं पाया गया, जो पता लगे बैट के संपर्क में आया होगा और बैट से ये इंसान में पहुंचा होगा। तो यहाँ पर ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे में अगर नहीं मिल रहा जीव, मतलब ये सीधे मानव ने तैयार किया है, वो एनिमल नहीं मिल रहा जिसने पहुँचाया होगा इंसान तक, मतलब ये वायरस इंसान ने तैयार किया है। एक स्टेटमेंट ये दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है यहाँ पर, दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ दिया जाता है, सुन लीजिए, नो कॉन्सिडेंस टू कोविड-19 वो फर्स्ट डिटेक्टेड इन वुहान। जी हाँ, दूसरे लोग कुछ कहते हैं सर ये वुहान में मिला पहली बार, ये वुहान में पहली बार मिला था, और जहाँ पर बनी है वुहान लैब, जो चाइना की लैब है जो इस प्रकार के टेस्ट करती है, वायरस टेस्ट करती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हमारे यहाँ पुणे में है, ऐसे ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विषाणु संस्थान जो चाइना का है वो वुहान में है, जहाँ की लैब में ऐसे टेस्ट होते हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से निकला हो लैब से, तो वुहान में निकला क्योंकि वुहान में इस प्रकार की लैब है और वहाँ से वायरस निकला होगा। तो ये एक तरह के लोगों का लैब लीक थ्योरी सपोर्ट करती है ये। तीसरा यहाँ पर कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं, इस वायरस में कुछ ऐसे फीचर हैं, कुछ ऐसी जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। जी हाँ, तीसरा पक्ष कहता है कि इस वायरस में कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन में क्लीवेज जो बोलते हैं हम लोग यहाँ पर शब्द यूज़ करते हैं, एक स्पाइक प्रोटीन दूसरा स्पाइक प्रोटीन, इनके बीच का जो भाग है वायरस में ना, ये वायरस है और स्पाइक प्रोटीन है, इनके बीच का जो एफ क्लीवेज है ये विशेषकर किसी वायरस में नहीं देखा जाता। ये बड़ा यूनिक है और ह्यूमन ने तैयार किया, क्योंकि इसी कारण से ये कोशिका के संपर्क में आता, भाई फैल पाता है। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता तो वायरस संपर्क में आता ही नहीं, इंसान के कोशिका के संपर्क में आ ही नहीं पाता। ये डिज़ाइन बहुत कम है, इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि कोशिका के संपर्क में आ सके। तो यहाँ पर जेनेटिक सीक्वेंस इसमें इस प्रकार तैयार की गई है जो क्लियर करती है, इसको इंजीनियर किया इंसान ने, ये सपोर्ट करते हैं लोग यहाँ पर सर, ये मानते हैं तथ्य। इसके अलावा दोस्तों और कौन सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्टिव हैं, एक सपोर्ट ये दिया जाता है दोस्तों यहाँ पर, एक सपोर्ट ये दिया जाता है, इसे इंटेंशन के साथ क्रिएट किया गया, इसके हिसाब से इसका विस्तार होता है, जैसे फैलता है ये। आमतौर पे इस प्रकार फैलने वाला वायरस बहुत कम देखा गया है, इसको तैयारी हिसाब से किया गया, इसका विस्तार ज़्यादा हो, ये सपोर्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और एक आर्गूमेंट दिया जाता है यहाँ पर कि जो चाइना में अनयूज्ड माइंस थी, वुहान में जो अनयूज्ड माइंस हैं, वुहान के पास के इलाकों में जो खदानें हैं जो 2015 में बंद हो चुकी हैं, वहाँ पर बैट पाए जाते हैं, वहाँ पर बैट या चमगादड़ आ चुके हैं खदानों में, उन पर रिसर्च करते रहते हैं वैज्ञानिक वहाँ के वुहान के, और वहाँ से वायरस मिला होगा उनको और वो वायरस इंसानों में लेकर आए हैं वो। तो ये एक सपोर्ट होता है कि ये बैट जो हैं तो चमगादड़ से माना था, क्योंकि कोरोना वायरस नेचुरली चमगादड़ मिलता है, हमारा वाला कोरोना ना मिले, वो SARS-2 ना मिले, लेकिन कोरोना जो कॉमन नाम है, कोरोना वायरसेस जो हम बोलते हैं दोस्तों, तो कोरोना वायरसेस जो हैं ये नॉर्मल पाए जाते हैं चमगादड़ के अंदर, चमगादड़ पाए जाते हैं वायरस, कई प्रकार के होते हैं कोरोना वायरस, कई पाए जाते हैं, वहाँ से एनिमल में आते हैं, एनिमल से ह्यूमन में आते हैं। तो एनिमल नहीं मिल रहा है एक तो, और चमगादड़ पर स्टडी वुहान वाले करते रहते हैं, तो एक बड़ी संभावना है कि वहाँ से मिला होगा वायरस इनको ये और इंसानों तक पहुँचा दिया। तो लैब लीक थ्योरी के सपोर्ट में कई स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर, वैज्ञानिक स्टेटमेंट,
डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट और कई प्रकार के साइंटिफिक स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहे हैं सारे पांचों पॉइंट आपको यहाँ पर? क्या ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए हैं दोस्तों आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पर वुहान लैब बनी है, चांस है होने के। यहाँ पर जेनेटिक सीक्वेंस अलग प्रकार की है, एनिमल नहीं मिला है अब तक यहाँ पर। तो ये पांचों सस्पेक्ट हैं जो कारण बनते हैं कि लैब लीक हाइपोथेसिस पावरफुल हो जाती है। फिर चाइना ने छुपाया बहुत समय तक। एक थ्योरी ये भी दी जा रही है आजकल कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा कि वुहान में वायरस के पहला होने से पहले ही 3 चाइनीज साइंटिस्ट बीमार हो चुके थे और उनको अस्पताल ले जाना पड़ा था। तो उसी लैब के 3 साइंटिस्ट बीमार हो गए थे। तो वो बीमारी कौन सी थी सामने नहीं आई। चाइना ने सबसे लेट किया इसको बताने में, 31 दिसंबर को बताया दुनिया को, जबकि चाइना में बहुत पहले आ चुका था वायरस, छुपा रहा था चाइना इस वायरस को, यानी इसकी इंटेंशन गलत थी यहाँ पर। तो कई और सपोर्टिव स्टेटमेंट भी हैं जो दिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये सपोर्टिव स्टेटमेंट ठीक हैं? क्या ये स्टेटमेंट ठीक हैं? तो उनको काटना भी ज़रूरी है। काटा जाए, अब सपोर्टिव मिल गया, अगेंस्ट क्या है? लैब लीक थ्योरी के आखिर जो पांचों पॉइंट आप बता रहे हैं मुझे, क्या वो फिट बैठते हैं? क्या हमारी थ्योरी में फिट बैठते हैं वो? पहली बात कहना कि वुहान लैब है भैया, इसलिए फैला होगा वायरस। तो ये दुनिया के लोग कहते हैं, साइंटिस्ट जनरल मानते हैं हमारे यहाँ पर। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दुनिया में होता क्या है ना, जहाँ भी रिसर्च होती हैं वो वहीं होती हैं जहाँ ये वायरस होते हैं। इनका एग्जांपल लैटिन अमेरिका में जाइए, आप अफ्रीका में जाइए, आप इंडिया में देखिए, आपको लैब वहीं मिलेंगी जहाँ पर ये वायरस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लैब से वायरस, क्योंकि वहाँ पर वायरस पाए जाते थे इसलिए लैब बनाई गई होगी। वहाँ के चमगादड़ों में, वुहान के चमगादड़ों में जब खाली पड़ी खदानें थीं, वहाँ के चमगादड़ों में ऐसे वायरस देखे गए थे। तो वुहान में इसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो फ्रंटियर पे था बिल्कुल, जहाँ पर बड़े स्केल पे वाइल्ड लाइफ मांस बेचा जाता है, वायरस फैल रहे थे, तो चाइना ने बहुत साल पहले लैब बनाई थी ये। और दुनिया के कई देशों में, आप हेमोरेजिक फीवर की बात करें, आप जाएंगे अफ्रीका में, या आप अगर डेंगू की बात करें जाएंगे, अगर दुनिया के अलग अलग इलाकों में लैब आमतौर पर वहाँ होती हैं जहाँ वायरस का सोर्स होता है। तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वायरस लैब फैला रही हैं। और ये आप जो यहाँ पर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बता रहे हैं वो यहाँ पर कि लगभग दुनिया के 9 वायरस जो आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में आए हैं, वो 10 में से 9 वायरस उन जगहों से आए हैं जहाँ वो लैब हुआ होती हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि लैब ने फैलाया है। तो पहला स्टेटमेंट काटते हैं ये कि लैब होती इसलिए है कि वहाँ वायरस पाए जाते थे, उस जैसे वायरस पाए जाते थे उनको रिसर्च करने की लैब बनाई जाती हैं। तो पहली बात ठीक हो सकता है सर। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कि वो एनिमल नहीं मिला। जी हाँ, एनिमल नहीं मिला, इसका मतलब लैब ने फैलाया, ये बात गलत है। अब वो एक जीव या 2 जीव या वो संक्रमित जीव नहीं मिला, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, वो हमें वो उसका सैंपल नहीं मिला। अब हो सकता है पेंगोलिन हो सकता है वो कीविट कैट हो। सोचिएगा 2004 में 7 में जो सार्स वायरस फैला था, उसका सोर्स हमको अभी आके मिला है 17 में आकर, वो कीविट कैट जिससे ये फैला था, चमगादड़ से इसमें आया, फिर इससे इंसान में आया। तो 15-10 साल लग गए हमको प्रूव करने, वो एनिमल को ढूंढने में, आखिर किससे सोर्स आगे बढ़ा होगा। सोच सकते हैं आप ये। तो कोई आप कहें 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा वो एनिमल, 80,000 सैंपल भी ले लिए एनिमल्स के, तो क्या 80,000 जीव ही काफ़ी हैं वुहान के? और लाखों जीव है वुहान में, तो यार हो तो किसी और जीव से फैला हो ये। तो ये कहना कि एनिमल नहीं मिल रहा, थ्योरी, सार्स का एनिमल ढूंढने में हमको 11 साल लग गए थे, जबकि हर कोई जानते हैं सार्स कोई लैब डिज़ाइन वायरस नहीं था, वो चमगादड़ से कीविट कैट में आया, कैट से वो ह्यूमन तक पहुंचा। तो ये बात प्रूव्ड है अपने आप में। तो उसको ढूंढने में 11 साल लग गए। इवन एबोला का अभी तक एनिमल नहीं मिला है। सोचिए 4-5 साल हो गए एबोला आए हुए दुनिया में, अफ्रीका में इतने लोग मारे गए, वहाँ तो चाइनीज़ कोई नहीं है, वहाँ पर उसका अब तक एनिमल नहीं ढूंढ पाए हम लोग। आखिर ये किस एनिमल से मानव तक पहुँचा होगा, तो हम ढूंढ पाने में असमर्थ हैं अभी तक। तो ये कहना कि एनिमल नहीं मिला, थ्योरी अपने आप में ठीक है सर। तीसरा एस्पेक्ट जो कहते हैं यहाँ पर वुहान की बात करें कि ये माइंस में मिला था, खदानों में मिला है। जी हाँ, खदानों में चमगादड़ रहते हैं और वुहान लैब इस वहीं रिसर्च करती है। बहुत सारे इन्होंने वायरस ढूंढे हैं वहाँ पर, कोरोना से पहले कोरोना से वायरस ढूंढे इन्होंने वहाँ पर, जो चमगादड़ मिलते हैं, क्योंकि वो स्टडी करते हैं, वरना चमगादड़ से इंसान में आ गया तो आपके पास दवाई भी नहीं होगी। तो ऐसे वायरस पर स्टडी करते हैं, माइंस हैं वहाँ पर। तो ऐसे में ये कहना, और अगर ये वहाँ के चमगादड़ों में था तो वहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनका टेस्ट किया गया, उनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं मिला, यानी कि उनकी बॉडी में कभी आया ही नहीं है। तो वहाँ पर चमगादड़ वाली थ्योरी फेल होती है, क्योंकि किसी भी माइनर जो खदान कर्मचारी उनकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं देखा गया। ठीक है सर।
इसके अलावा और क्या यहाँ पर हम लोग कहते हैं, और जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं पिछले कुछ समय से, आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं कि भाई इंटेंशन से फैलाया है चाइना ने, तेजी से वायरस बढ़ रहा है। माफ़ कीजिए, पहले जेनेटिक वाले लें, वन पॉइंट है। बोलते हैं जेनेटिक सीक्वेंस है जो केवल इंसान बना सकते हैं। इस पॉइंट को आज हिंदू ने कवर किया है, इस पॉइंट पर हिंदू ने आपत्ति उठाई है। आइए देखते हैं हिंदू क्या कह रहा है इस पर। हिंदू का जो आर्टिकल आज का है दोस्तों इसी बेस पर है कि वुहान आउटब्रेक हुआ, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ द वायरस हैड बीन बायो इंजीनियर्ड द जीनोम सिक्वेंस वुड कैरी टेल साइंस, यानी आप जीनोम सिक्वेंसिंग करेंगे इस वायरस की तो आपको मिल जाएगा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट अब तक नहीं ढूंढ पाए जेनेटिक मैनिपुलेशन पर, 1.5 साल हो गया साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इस वायरस पर, तब भी नहीं बता पाए कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा। तो यानी कि बायो इंजीनियरिंग का कोई टूल्स हमको दिखाई नहीं देता। हाँ, एक फैक्ट है, वाइल अ पर्टिकुलर साइट नोन एज फ्यूरिन क्लीवेज, फ्यूरिन क्लीवेज क्या होती है, दो स्पाइक के बीच की जगह, दो स्पाइक मान लीजिए, एक स्पाइक ये है आपके वायरस में, एक बताया मैंने आपको ये होती है फ्यूरिन क्लीवेज। तो एक स्पाइक ये है और एक स्पाइक ये है, इनके बीच की गति कम होगी, वायरस उतना ज़्यादा डेडली अटैक करेगा। इनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो अटैक नहीं कर पाएगा। अभी आप देखिए डेल्टा वेरिएंट आया है नया, जो डेल्टा वेरिएंट आया है उसमें क्या हो गया, उसमें स्पाइक के डिस्टेंस और कम हो गई, ज़्यादा स्पाइक होगा इस पर, तो ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फ्यूरिन क्लीवेज की, जो SARS-CoV-2 में है, ये स्पाइक प्रोटीन दैट अलाउ द वायरस टू इन्फेक्ट द सेल्स हैज बीन साइटेड एज एविडेंस ऑफ बायोइंजीनियरिंग। इनका कहना है ये पास है काफ़ी, ये क्लीवेज जो है यहाँ पर, इसके कारण वायरस तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या केवल इसी वायरस में है ये? जी नहीं, यहाँ पर कहा जाता है कि ये नॉट यूनिक टू SARS-CoV-2, ये जो ये फ्यूरिन क्लीवेज है केवल इस वायरस में नहीं है, ये अन्य वायरस में भी देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, इनका मानना है कि ये अन्य वायरस में भी देखा जाता है कि टू हैज़ बीन शोन टू नॉट यूनिक, कोई यूनिक नहीं है, कई और वायरस में भी इसको देखा गया है। और इतना ही, जैसे हम बात करें यहाँ पर 2003 का सार्स वायरस की बात करें या और वायरस है, वहाँ भी देखा गया था ये। तो ऐसे में कहना कि इंसान द्वारा तैयार किया गया है ये बात, ये कोरोना वायरस की पहचान ही है स्पाइक प्रोटीन, किसी में ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे होते हैं, किसी में कम डिस्टेंस पे होते हैं। तो ऐसे में ये कहना कि केवल जीनोम सीक्वेंस दिखा रहा है कि यहाँ क्लीवेज एक प्रकार फ्यूरिन क्लीवेज है जो जोड़ रहा है वायरस को सेल के साथ, ये प्रॉपर एविडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार की संभावनाएं और वायरस में भी देखी जाती हैं। हालांकि वायरस इतने डेडली नहीं होते तो हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वायरस के जोड़ने का तरीका तो वही है, वो स्पाइक प्रोटीन जोड़ेगा आपकी कोशिका से, लेकिन वो स्पाइक प्रोटीन पास है, जो उसकी खास बात है। और वायरस में भी होता है लेकिन वो खतरनाक नहीं होते, इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो हम कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है स्पाइक पास होने की, कोई यूनिक नहीं है इसमें। तो उसको ये कहना कि चाइना की लैब में बनाया गया होगा, ये भी एविडेंस कट जाता है अपने आप में लैब लीक थ्योरी का यहाँ पर। तो ऐसे में काफ़ी अगेंस्ट स्टेटमेंट भी हैं लैब लीक थ्योरी के अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक की करे काट रहे हैं इसको। इम्पॉर्टेंट बात है, लैब लीक है या नहीं, चाइना को सपोर्ट करना चाहिए, WHO को जांच करनी चाहिए, किसी देश की खुफिया विंग जांच करे, इंटेलिजेंस विंग जांच करे, उससे बेहतर उसकी साइंटिफिक विंग जांच करे। तो WHO को ताकतवर बनाइए जनाब आप। सॉल्यूशन क्या है फिर इसका? तो सॉल्यूशन सुन लीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर हमारे पास, भविष्य क्या होना चाहिए इसका, बेहतर क्या होगा कि लैब लीक से बेहतर है WHO को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ठीक है, साइंटिफिक जांच हो, चाइना सपोर्ट करे जांच में, एक मल्टीलैटरल मल्टी इंस्टीट्यूशनल जांच हो, यहाँ बढ़िया रहेगा। यहाँ पर कई प्रकार के वैज्ञानिक जो जुड़े हों साइंस के साथ, जुड़े हों माइंस के साथ, बैठ पर रिसर्च करते हों, वो सब जुड़े हों, यानी मल्टी डायमेंशनल रिसर्च हो अपने आप में, तभी फैक्ट सामने आ पाएंगे यहाँ पर। तो चाइना का सहयोग करना ज़रूरी है, थ्रेट के रूप में नहीं, डरा के नहीं, कोई इंटेलिजेंस विंग ना करे, साइंटिफिक विंग जाँच करे इसकी। हो पाएगी बात हमारी दोस्तों यहाँ पर? क्या ये आर्टिकल क्लियर हो, समझ आ रही बात यहाँ पर? तो लैब लीक हाइपोथेसिस जो चल रहा है पिछले कुछ समय दुनिया में, उसको लेकर हम बात कर रहे थे। हो सकता है चाइना ने फैलाया हो, उसके लिए जांच जरूरी है, बिना जांच के आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। इमोशनल होकर देखेंगे आप तो मुश्किल होगा अपने आप में, थोड़ा सा फैक्चुअल होकर देखेंगे तो अच्छा रहेगा, UPSC कैंडिडेट की तरह देखेंगे अच्छा रहेगा, वनडे एग्जाम की तरह मत देखिएगा। सर चाइनीज़ वायरस है ये, तो प्रधानमंत्री कह चुके हैं हमारे। ठीक है सर, चलिए अब इसी पर आता हूँ जो आपके आर्टिकल था आज का, उसमें मैं आता हूँ अपने मेन आर्टिकल पे आता हूँ। ये तो एक साइड क्लिक था, साइड आर्टिकल था। अपना आज का जो मेन आर्टिकल था यहाँ पर दोस्तों, चर्चा मुझे इस पर करनी है, प्लानिंग फॉर अ बायोसिक्योर फ्यूचर। अब मान लेते हैं लैब लीक थ्योरी ठीक है,
चाइना ने जानबूझकर इस वायरस को निकाला है, मान लेते हैं, तो एक प्रकार से बायोलॉजिकल वेपन है फिर तो ये अपने आप में। तो हम कितने तैयार हैं इस प्रकार के बायोलॉजिकल हमले के लिए, कितना हमने प्लानिंग की है, बायोसिक्योर फ्यूचर कितना है हमारा यहाँ पर, ठीक है। आइए इस पर डिस्कस कर लें आपके संग, कितना प्लानिंग हमारी है बायोसिक्योर फ्यूचर के लिए दोस्तों। आइए यहाँ पर हमारे राइटर साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम इमर्जिंग थ्रेट्स, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है हम लोग करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी करते हैं अपने यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर पर, चाइनीज़ बॉर्डर पर, नाभिकीय हथियार, ये हथियार वो हथियार, और जो नई नई चुनौतियाँ उभर रही हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी, कृत्रिम बायोलॉजी की बात, जैसे ये है एआई, नैनो टेक्नोलॉजी, इनसे जो खतरे आने वाले हैं हम उनके लिए कितना तैयार हैं। शायद बहुत तैयारी हमारी उम्दा नहीं है। तो ये परंपरागत हथियार जानते हैं, मिसाइल आएगा, रॉकेट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बचाने के 100 तरीके हमको आते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक बायोलॉजिकल अटैक होगा, एआई का अटैक होगा या नैनो अटैक होगा, हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो आप वेपन्स अगर लैब से आते हैं तो आप तैयार नहीं हो पाएंगे। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का या जो रक्षा विभाग है उसका कहना है, उसने आइडेंटिफाई किया है कि आने वाले दिनों में दुनिया जो 6 बड़े खतरे हमको होने वाले हैं, उनमें से एक बड़ा खतरा सिंथेटिक बायोलॉजी का है। जी हाँ, तो 6 जो इमर्जिंग थ्रेट हैं दुनिया में, एआई का हुआ, नैनो का, रोबोटिक्स का, या इस प्रकार क्वांटम कंप्यूटिंग का, या फिर अन्य जो खतरे आ रहे हैं, उनमें से एक बड़ा खतरा सिंथेटिक बायोलॉजी का है। यानी अमेरिका का डिपार्टमेंट डिफेंस मान रहा है इसको, तैयारी भी शुरू कर दी है उसने। ठीक है सर, तैयारी शुरू कर दी, अच्छी बात है, अमेरिका बधाई हो। अब इंपॉर्टेंट बात है, खतरे किस प्रकार के, सिंथेटिक बायोलॉजी के खतरे किस प्रकार से हो सकते हैं। अभी लैब लीक थ्योरी देखी आपने पीछे मेरे साथ, तो ऑफकोर्स कोई इसका मिसयूज़ कर सकता है, कोई देश वायरस बनाकर सेंड आउट कर सकता है, अपने यहाँ से पार्सल भेज देगा आपके यहाँ कोरोना टाइप का कोई, तो देश मिसयूज़ कर सकते हैं। कई बार अनट्रेंड स्टाफ होता है, लैब में आप सिंथेटिक बायोलॉजी तैयार कर रहे हो, अनट्रेंड स्टाफ है, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, ड्रेसअप नहीं करते हैं, प्रॉपर मानकों का पालन नहीं करते हैं, किसी गलती से अगर वो वायरस लीक हो गया तो मुश्किल होगा, या फिर एक्सीडेंटल लीक, कभी दुर्घटना हो गई किसी लैब के अंदर, ट्रेंड स्टाफ सब कुछ है, कुछ बम गिर गया, कुछ भूकंप आ गया, कुछ और हो गया, तो लीक हो गया, किसी कारणवश दुर्घटनावश लीक हो गया, मिसयूज से लेकर दुर्घटना तक, जानबूझ के लेकर दुर्घटना होने तक, कुछ भी तरीके से अगर ये सिंथेटिक बायोलॉजी से बने वायरस, ये बने बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं तो अपने में बड़ा खतरा है सर। ये एक बड़ी चुनौती सोचते हैं, ये बात ये भी है दोस्तों यहाँ पर, लाइक न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर वॉर को लेकर जो हमारी तैयारियां हैं, हमने जो नियम तैयार किए हैं, हमने जो रेगुलेशन तैयार किए हैं, वैसे रेगुलेशन सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर अब तक तैयार नहीं किए गए हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी हमारे पास, हमने वैसे नियम तैयार नहीं किए जैसे कि हमने नाभिकीय हथियारों पे किए, उस प्रकार से रेगुलेट नहीं किया है, उस प्रकार से नियमन नहीं किया है जैसे कि हमने न्यूक्लियर साइंस को किया है। ठीक बात है सर अपने आप में। तो आइए एक मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे यहाँ पर, बायोलॉजिकल वेपन वर्सेस न्यूक्लियर वेपन, कितना हम लोग इनको अंतर कर पाते हैं, कितना हम तैयार हैं, समझ आ जाएगा आपको बायोलॉजिकल वेपन वर्सेस न्यूक्लियर वेपन को लेकर। पहली बात, नाभिकीय हथियारों पर हमारे पास नियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए गए नियम हैं, लेकिन नो इंटरनेशनल रूल्स ओवर बायोलॉजिकल वेपन, यानी लेकिन बायोलॉजिकल वेपन पर हमारे लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं है। पहली बात तो जो होना चाहिए, खासकर सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर कोई नियम नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नो इंटरनेशनल रूल्स फॉर सिंथेटिक बायोलॉजी, वेरी लिटिल R&D ऑन द बायो सेफ्टी। जिस प्रकार नाभिकीय सुरक्षा पर सरकारें इतना खर्च करती हैं, नाभिकीय हमला होगा तो ये मॉक ड्रिल करो, ऐसा करो, वैसा करो, सुरक्षा बनाओ, ड्रेसअप करो, चीज़ों को बंकर बनाओ, ये सब करते हैं, लेकिन क्या हमने बायो सेफ्टी के लिए ऐसा कुछ खर्चा किया है, कोई R&D किया है, कोई रिसर्च किया है? वेरी लिटिल रिसर्च ओवर बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। जी हाँ, तो बायो सेफ्टी, बायो सुरक्षा पर हमने R&D पर बहुत कम खर्च किया है, बहुत कम ध्यान दिया है, जो कि होना चाहिए। अब सोचिए, कल मैं G7 का कार्लिस बे डिक्लेरेशन पढ़ा रहा था रात में, आपको याद होगा, कार्लिस बे डिक्लेरेशन बताया था मैंने आपको, उसमें आपको 3 पॉइंट बताए थे, अगर याद हो स्पीड में, अगर 100 डेज याद है किसी को, 100 डेज WHO का स्ट्रेंथ करना, और क्या था तीसरा दोस्तों, वैक्सीन को लेकर तैयारी करना, और
100 डेज़ में काम करना। तीसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, 100 डेज़ के अंदर वैक्सीन को लेकर तैयारी करना, प्रोटोकॉल्स को देखना यहाँ पर, और जीनोम सिक्वेंसिंग करना। याद होगा दोस्तों, जीनोम सिक्वेंसिंग करना। 3 काम थे। कार्लेस बे डिक्लेरेशन के 3 भाग हैं जो कल जारी किया G7 ने, रात को पढ़ाया था मैंने आपको कल करंट अफेयर्स क्लास में। 3 पॉइंट हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रोटोकॉल्स हों, 100 दिन के अंदर हम लोग तैयार कर पाएँ, कोई हमारे पास कोई लाइसेंस की बहुत ज़्यादा हम परेशान ना करें। तो यहाँ पर 100 डेज़ में तैयार करना है वैक्सीनेशन हमको। जीनोम सिक्वेंसिंग तुरंत करनी होगी, WHO को ताकतवर करना होगा। तो ये जो बायो सेफ्टी के आप जो नियम अब बना रहे हैं ना, अभी भी नियम नहीं है, अभी डिक्लेरेशन का, अभी नियम बनेंगे। ऐसे नियम बनते हैं तो ये ज़रूरी है आने वाले दिनों में कोई नियम हो हमारे पास कि भाई जैविक हमला होता है, ऐसा कुछ होता है, तो हमारे पास नियम होने चाहिए जो नहीं थे अब तक। इसलिए वैक्सीन में टाइम लग गया, इसलिए प्रोटोकॉल कॉमन नहीं थे। कोई लॉकडाउन लगा रहा है, कोई एंटर नहीं करने दे रहा, कोई बायो बबल का फॉलो कर रहा है, कोई आपके विमान को नहीं घुसने दे रहा है। तो ये जो प्रोटोकॉल है, एक कॉमन प्रोटोकॉल होने चाहिए, बायो सेफ्टी के नियम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने कल रात को भी कहा है लेक्चर में, कार्लेस बे डिक्लेरेशन याद रखिएगा, बहुत कम आएगा। कार्लेस बे डिक्लेरेशन 3 पॉइंट उसके अंदर, 100 दिन के अंदर वैक्सीनेशन, WHO को स्ट्रेंथिंग करना और जीनोम सिक्वेंसिंग को मजबूत करना, जीनोम सिक्वेंसिंग करना वायरस की यहाँ पर। तो ये काम को यहाँ भी करने होंगे। ठीक है, तो बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल ग्लोबल स्केल पे, तो G7 कह रहे हैं ना, ऐसे प्रोटोकॉल ग्लोबल स्केल पर तैयार करने होंगे जो बहुत कम है हमारे यहाँ पर। नो ग्लोबल बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग BWC। जी हाँ, जैसे आप कहते हैं भैया, आप NPT पढ़ते हैं, NPT 1968 का नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी, परमाणु और प्रसार संधि, उसके लिए IAEA इन्वेस्टिगेशन बॉडी है, निगरानी करती। ईरान में कुछ हुआ, IAEA गया जांच करने। ऐसे ही कन्वेंशन और है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल एंड वेपन कन्वेंशन, बड़ा सा नाम है इसका, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, जैव हथियार प्रतिषेध संधि है, 1972 में साइन हुई है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ग्लोबल बॉडी नहीं है। सोच सकते हैं आप, निगरानी नहीं होती है। जैसे हमने इवन, आपको याद हो दोस्तों, एक दिन पहले हमने पढ़ा है आपके साथ, केमिकल वेपन कन्वेंशन, उसके लिए वी हैव ऑर्गेनाइजेशन नोन एज OPCW। NPT वी हैव ऑर्गेनाइजेशन लोग लाइक IAEA। तो कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी होती है, लेकिन उस प्रकार बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन तो है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी नहीं है हमारे पास। वी नीड अ रेगुलेटरी बॉडी और इवन मॉनिटरिंग बॉडी हमको चाहिए यहाँ पर, जो अभाव है हमारे पास। सर माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या है सर। इसके अलावा एक बड़ी समस्या क्या है, दुनिया के हर देश ने बायोलॉजिकल हथियारों को, अटैक को रोकने के लिए बायो डिफेंस तैयार किया है और लैब तैयार किया। लाइक वी हैव NIV लैब, चाइना में WIB लैब, अमेरिका में लैब है इस प्रकार की। तो बायो डिफेंस लैब तैयार की हैं और बायो वेपन लैब, इन दोनों में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। कॉमन लैब तो एक ही होगी, हथियार से सुरक्षा करनी हो या हथियार बनाना हो, या तो एक ही जगह है यहाँ। तो अब न्यूक्लियर वेपन जहाँ बनेगा वो रिएक्टर टाइप की चीज़ होगी, तो दिख जाएगा नाभी के रिएक्टर तो वेपन बना रहे हैं लोग। लेकिन यहाँ तो जहाँ लैब वायरस का रिसर्च कर रहे हैं, वहीं वायरस बना भी जा सकता है अपने आप में। तो बड़ा ये बहुत ही एडवर्ड बर्ड है अपने आप में, बहुत ही छुपा हुआ है अपने आप में, एक अपने आप में इंटरसेप्शन है प्रकार का। मैं कहूँगा छुपा हुआ शब्द है यहाँ पर अपने आप में ये, कि जहाँ बायो सेफ्टी लैब है वही वायरस बन भी सकता है। जैसे वुहान की बात करें तो वुहान में जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वुहान का विषाणु संस्थान है, वहीं आरोप लग रहे हैं कि बायो वायरस बनाया आपने। तो ये क्या है, तो बायो डिफेंस लैब को परमिट करता है ये कन्वेंशन। ये कन्वेंशन कहता है कि दुनिया के देशों में बायो डिफेंस लैब बनाई जाएंगी। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं साइन करते हैं बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन पर, वो ये वादा करेंगे वेपन नहीं बनाएंगे, हाँ वो सुरक्षा के लिए बायो डिफेंस लैब बना सकते हैं। तो भैया इन दोनों में अंतर नहीं है अपने आप में। कैसे अंतर करोगे कि ये स्लैब में वायरस को रोकने के लिए रिसर्च हो रहा है, उसका जीनोम देखा जा रहा है एक, उससे वायरस नहीं बनाएंगे यहाँ पर। अगर दोस्तों मैं इस पॉइंट को मैं जोड़ दूँ, छोटा सा पॉइंट दीजिए मुझे एक बार, एक थोड़ा परमिशन दीजिए आप लोग, मैं आपको लिंक करूँ यहाँ पर। एक कॉन्सेप्ट है 3 पेरेंट बेबी का, PT में लास्ट ही क्वेश्चन आया था इस पर। 3 पेरेंट बेबीज सुना है आपने इनके बारे में, जहाँ पर एक फीमेल का न्यूक्लियस बाहर निकाल के, उसका एक्स सेल का न्यूक्लियस बाहर निकाल के उसका सेल लेते हैं
आउटर सेल लेते हैं और एक कपल, उसमें मेल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर इस मदर का, इस फीमेल का एग लेते हैं, एग का न्यूक्लियस लेते हैं, इनको फ्यूज़न कराया जाता है और एक नया एग सेल तैयार होता है। एक नया एग सेल तैयार होता है जिसे फादर के स्पर्म सेल के साथ निषेचित कराते हैं, फर्टाइल कराते हैं और एक बेबी तैयार होता है। यहाँ पर डर है, 3 पेरेंट बेबी कहते हैं इसको हम लोग। यहाँ एक डर होता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि जब आप मदर का न्यूक्लियस एग सेल का केंद्रक निकालेंगे तो हो सकता है यहाँ कुछ डिज़ाइन कर दें, इंजीनियरिंग कर दें और जब बेबी पैदा हो वो एक डिज़ाइनर बेबी पैदा हो। डर ये होता है दुनिया को यहाँ पर, डिज़ाइनर बेबी पैदा हो। तो ये एथिकल कंसर्न होता है क्योंकि चूंकि अब मदर के एग सेल में से, मदर के अंडाणु कोशिका में से आप उसका न्यूक्लियस निकाल रहे हैं। आपके पास न्यूक्लियस है, उसमें जीन को इंसर्ट करा सकते हो, कोई जीन बाहर निकाल सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हो बच्चे के जीन में। आप न्यूक्लियस में जाकर आप और उस पर एंटर करा दीजिए, नया एक्सेल बन गया, ये स्पर्म सेल आ गया और ये बन गया आपका बेबी का एम्ब्रियो बन गया ये। तो डर दुनिया को यही है कि जब आपके हाथ में न्यूक्लियस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक डिज़ाइनर बेबी तैयार कर सकते हैं। तो 3 पेरेंट बेबी एक अच्छी बात है, उसी लैब में डिज़ाइनर बेबी तैयार हो सकता है, ये मोरल एथिकल बात है। वही बात है, बायो सेफ्टी लैब भी वही चीज़ है और वर्सेस बायो वेपन बनाने की लैब भी वही चीज़ है। तो दुनिया में डर है। डिज़ाइनर भी हमने देखा, चाइना में एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने डिज़ाइन कर दिया और उसने बच्चे में ऐसा जीन डाल दिया कि उसको HIV नहीं होगा भविष्य में कभी, बना दिया उसने डिज़ाइनर बेबी, कर लो जो करना है अब। तो ये भी हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हम ये एथिकल मानेंगे? चलो ये कंसर्न भी एथिकल अनएथिकल है। सोचिएगा ऐसा इंसान बना दूँ मैं जो अपने आप में डिस्ट्रक्टिव हो, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। तो जैसे कि 3 पेरेंट बेबी का अच्छा फ़ायदा, उसी लैब में नेगेटिव फ़ायदा भी है, नेगेटिव अनएथिकल काम भी है। वैसी लैब है NIV हमारी पुणे की, बचा रही है दुनिया को, बचा रही है वायरस से हमको। एक चाइना की लैब है WIVC प्रकार की, वो वायरस बना के भेज रही है। हो सकता है ऐसा हो, मैं आरोप लगा रहा हूँ, ऐसा हो सकता है हो। तो ये क्या है? यानी कि कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन एक साथ है, बून और बेन एक साथ है, वरदान अभिशाप एक साथ है। वही हमको यहाँ बात करनी है आपके साथ दोस्तों। बायो डिफेंस और बायो वेपन में कोई अंतर नहीं है। क्या मेरी बात पहुंच गई दोस्तों आप तक? मैं चीज़ जोड़ रहा हूँ समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए जोड़ रहा हूँ, केवल ऐसा नहीं कि बायोलॉजिकल चीज़ जोड़ रहे हैं हम लोग। बायो डिफेंस वर्सेस बायो वेपन एक ही जगह बनते हैं। और दूसरी बात, राइट्स ऑफ WHO के अधिकार बहुत कम है अपने आप में। अब WHO बीमारी की जांच करता है, वो ट्रीटमेंट की जांच करता है, वो जांच करता है बीमारी तो नहीं फैली कहीं से, लेकिन वो जांच नहीं करता बायो वेपन्स के बारे में। WHO का एंगल पूरा टाइम जांच का क्या रहेगा? बीमारी 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 बीमारी। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जांच करने गया, लेकिन कोई बायो वेपन कमेटी साथ में गई क्या उसके? कभी आप वुहान जब जांच करने गए तो वो आप जांच करी कि बायो वेपन था? आपने नहीं, क्योंकि आपका काम क्या है? केवल बीमारी की जांच करना। तो हमें इसको अधिकार देने होंगे, इसको और मल्टी राइट्स अधिकार देंगे, मल्टी डायमेंशनल अधिकार देने होंगे हमको, तभी काम हो पाएगा। पीछे जो लिखा था मैंने एक लाइन, आपको लास्ट में याद होगी, मैं लाइन लिखी थी जो बीच लास्ट में, मल्टी डायमेंशनल जाँच होनी चाहिए। WHO ताकतवर होने, साइंस इन्वेस्टिगेशन हो, चाइना सपोर्ट करे, और मल्टी डायमेंशनल, उसमें डायमेंशन ये भी हो क्या बायोलॉजिकल वेपन है तो होनी चाहिए मल्टी डायमेंशनल जांच, बिल्कुल होनी चाहिए मल्टी डायमेंशनल जांच, बहुआयामी जांच होनी चाहिए। डिफरेंट एस्पेक्ट से जांच कीजिए आराम से आप। दोस्तों बात पहुंच पाई है मेरी आप तक? ठीक है सर, ठीक। अच्छा, इंडिया में कितने तैयार हैं भैया हम लोग बायो सेफ्टी को लेकर? हमारे पास कोई समन्वय समिति नहीं है सर बायो सेफ्टी को लेकर। आप सोचिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक में, यानी बायोलॉजिकल रिसर्च जो हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक में। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, ICMR आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। ICAR आता है, एग्रीकल्चर रिसर्च होती है, जेनेटिक फसलें बनती हैं वहाँ पर, या वो रिसर्च कर रहे हैं, वो किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। जेनेटिक इंजीनियर अप्राइजल कमेटी आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर। यानी 4-5 मंत्रालय
इनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई समन्वय नहीं है। बायो सेफ्टी को लेकर देश में कोई कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं है जो अलग मंत्रालयों से समन्वय कर सकती हो। तो समस्या है सर, दो कोऑर्डिनेशन बॉडी। नो सेंट्रल प्रोटोकॉल फॉर सेफ्टी, भारत सरकार की कोई सेंट्रल गाइडलाइन नहीं है बायो सेफ्टी को लेकर। अब तक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन साइन किया है, लेकिन हमारे पास सोचिएगा सेंट्रल प्रोटोकॉल नहीं है कोई। अभी जब वायरस आया तब इंसाकॉक बनाया हम लोगों ने, अच्छा 10 लैब मिल जाओ और इरा जीनोम सिक्वेंसिंग करो, इसकी बनाना पड़ा, जबकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इंसाकॉक बनाया हम लोगों ने अभी जब वायरस के नए नए म्यूटेंट सामने आ गए। तो सेंट्रल प्रोटोकॉल नहीं है, सेफ्टी के लिए गाइडलाइन नहीं है, स्टेम सेल जेनेटिक रिसर्च के लिए हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइन आज भी नहीं है, तो जो कि होना चाहिए। तो ऐसे में भारत काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है यहाँ पर, और टैग खास का बहुत बड़ा यूनिक है क्योंकि आसपास बहुत समस्याएं आपके आसपास हैं। तो हमारे यहाँ लैब में प्रोटोकॉल वायलेशन होता रहता है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कहीं पता लगा खुद ही भस्मासुर बना दी हम लोगों ने यहाँ पर, ऐसा ना हो जाए हमारी लैब से निकल जाए कोई वायरस बाहर, मतलब जानबूझ के नहीं, मिसयूज़ या उसका मिसयूज़ तो नहीं करना चाहते हम लोग, लेकिन उसका गलती से एक्सीडेंटल कोई निकल जाए वायरस, तो हमें सावधानियाँ बरतनी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस आर्टिकल को हम लोग रैप अप करेंगे, ख़त्म करेंगे यहाँ पर। तो बायो सिक्योर फ्यूचर, कुछ बातें मैंने जोड़ दी अपनी तरफ से आपके लिए, इससे आप तैयार कर पाएँ यहाँ पर इस आर्टिकल को। दोस्तों इसमें क्या था, ये था दोस्तों आपका आर्टिकल, ओरिजिन वाला भी हो गया है, ये भी करा दिया मैंने, और आपको ये भी करा दिया। 3 आर्टिकल कर लिया दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक। इकोनॉमिक आर्टिकल है दोस्तों, ये इकोनॉमिक एक आर्टिकल है यहाँ पर, रिन्यूड अनसर्टेनिटी। तो कोई विशेष बात नहीं है इसमें, ब्रीफ कर दूँ, छोटा सा आर्टिकल है, ब्रीफ कर दूँ मैं आपके लिए। अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटा हमारे सामने आ रहे हैं दोस्तों। आईआईपी ग्रोथ हमने देखी, काफ़ी अच्छी देखी हमको, 135% के आसपास देखी आईआईपी ग्रोथ। लेकिन हमारे जो इकोनॉमिस्ट मानते हैं यहाँ पर कि यार ये ग्रोथ सस्टेन नहीं करने वाली है, क्योंकि ये ग्रोथ इसलिए क्योंकि बेस इफेक्ट आपको दिख रहा है। बात हमने की थी न्यूज़ में इसके बारे में, कोई नया पॉइंट नहीं है। केवल यहाँ पर जबकि अप्रैल महीना हम देखें, अभी जो गया है अप्रैल और मई के जो महीने गए हैं 2021 के लिए, वो काफ़ी ख़राब गए हैं अपने आप में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है यहाँ पर सर, फैक्ट्रीज़ लॉकडाउन में रही हैं यहाँ पर अपने आप में, बड़े स्केल पे एक्सपोर्ट कम हुए हैं हमारे यहाँ से, इन्फ्लेशन बहुत बड़े स्केल पे बढ़ रहा है, खासकर पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये ग्रोथ बरकरार रह पाएगी? नहीं, बरकरार नहीं रह पाएगी। और जब खासकर रिवाइज़ करेंगे अभी कुछ दिनों बाद, जब डेटा सही आ जाता है, रिवाइज़ करेंगे इसको, तो हो सकता है ग्रोथ काफ़ी हमको कम दिखे। तो कोई नई बात नहीं है। अल्टीमेटली दोस्तों हमें क्या करना होगा, बात सुन लीजिए, कई बोल चुका हूँ मैं आपसे यहाँ पर, एक बार सुन लीजिए कि आखिर हमें इस मंदी से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। इस सो कॉल्ड मंदी से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो हमेशा कहा जाता है, फिर रिवाइज कर दूँ फटाफट, ये जो रिसेशन चल रहा है इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होगा। फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन डिमांड। जी हाँ, मांग को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। मांग कैसे बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में कैश होगा या उनके हाथ में रोज़गार होगा, तब मांग बढ़ेगी। तो कैश या रोज़गार दोनों क्रिएट करने पड़ेंगे। मनरेगा बढ़ाइए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेकर आइए, एमजी नरेगा का विस्तार कीजिए फटाफट यहाँ पर, साथ ही साथ अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेकर आइए, कोई यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेकर आइए, कैश ट्रांसफ़र कीजिए, डीबीटी ट्रांसफ़र कीजिए फैमिलीज़ को, तब यहाँ पर मदद मिल सकती है, मांग बढ़ सकती है। पहला काम। दूसरा काम, फोकस ऑन एमएसएमई। जी हाँ, देश में लगभग 11 करोड़ वर्कर, लगभग 6 करोड़ एमएसएमई, 6 करोड़ इकाइयाँ हैं दोस्तों, जहाँ 11 करोड़ कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, लेबर हमारी काम कर रही है। इस पर फोकस किया गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी हो पाएगी, क्योंकि यही मोस्ट वर्नेबल सेक्शन है इस इकोनॉमिक क्राइसिस का इस बार। जी हाँ सर। इसके अलावा हमें और क्या करना होगा रिसेशन से बाहर आने के लिए? एमएसएमई, डिमांड। इसके अलावा जो स्पेशल सेक्टर हैं जिनको बहुत नुकसान हुआ है इस बार इस पैंडेमिक का, जैसे होटल टूरिज़्म हुआ, नुकसान हुआ है, ट्रैवल्स हुआ, बहुत नुकसान हुआ है इनको इस बार, एविएशन इंडस्ट्री है, इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, इन इंडस्ट्री के लिए विशेष पैकेज जारी किए जाएं, विशेष पैकेज जारी हों। आरबीआई ने कुछ प्रयास किया है, लेकिन और प्रयास की आवश्यकता है, बहुत कम प्रयास है इन इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि यहाँ पर बड़े से बड़े जॉब क्रिएट होते हैं अपने आप में, ट्रैवल्स टूरिज़्म में या सर्विस सेक्टर में यहाँ पर। तो हमको ध्यान देना होगा सेक्टर पर, विशेष क्षेत्रों पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं मंदी से बाहर आने के लिए सर?
यहाँ पर एक बात कही जा रही है, सुब्बा राव भी कल कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में, अपनी इंटरव्यू में, कि भारत सरकार को अब आवश्यकता आ गई है कि आप मार्केट से बहुत अधिक उधार नहीं ले सकते हैं, बहुत उधार नहीं ले सकते, भले टैक्स कम हो रहे उधार नहीं ले सकते हैं। अब अल्टीमेटली आरबीआई को नोट छाप के सरकार को देने होंगे, वो स्थिति अब बनती जा रही है। आरबीआई प्रिंट करे करेंसी को, ये अब लास्ट विकल्प बोलते हैं इसको हम लोग हमेशा, लेकिन ये भी विकल्प आ गया है कि आरबीआई प्रिंट करके करेंसी भारत सरकार को दे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सरकार वो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आरबीआई नोट छाप के भारत सरकार को दे, जिससे सरकार के हाथ में लिक्विडिटी बने। अदरवाइज मुश्किल होगा, कब तक उधार आप लेंगे मार्केट से। तो लगातार घाटा बढ़ रहा है, लॉकडाउन सेकंड आ गया, तो ऐसे मुश्किल होगा सरकार के लिए। सरकार को पैसा चाहिए और आरबीआई नोट छाप के सरकार को दे सकती है, जिससे आपके उधार लेने की क्षमता और आधार कम लेना पड़े बाहर से आपको। ठीक है दोस्तों, तो डिमांड पैदा करना, एमएसएमई फोकस करना, स्पेशल सेक्टर फोकस करना, और लास्ट विकल्प के रूप में करेंसी को छापना। दोस्तों कल बता दूँ आपको, यहाँ पर एक मैं न्यूज़ हम लोग कर ही नहीं थी हम लोगों ने यहाँ पर, कब की बात थी दोस्तों, खबर थी 12 तारीख की है। चलिए, शायद मैंने पढ़ नहीं ली होगी। आरबीआई के फॉर्मर जो गवर्नर हैं सुब्बा राव, वो कह चुके हैं, कल वो इंटरव्यू में बोल रहे थे, इंटरव्यू में कवर किया था उनका, उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को अब या आरबीआई को अब नोट छापने विचार करना चाहिए, नोट छापे आरबीआई, जिससे हम लोग इकोनॉमी से बाहर आ पाएँ, ठीक, संकट से बाहर आ पाएँ। चलिए व्हाटएवर, शायद 11 तारीख के रही होगा इंटरव्यू। चलिए दोस्तों, तो ये प्रयास हमको करने होंगे, तभी बात होगी यहाँ पर। ठीक है, मुश्किल नहीं है सर अपने आप में, तो अच्छी बात है, ऐसे प्रयास किए जाएं। दोस्तों एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल मैं कहूँगा आज मेरे पास हैं जो आपके लिए। एक आर्टिकल है चिल्ड्रन एज अ कोलेट्रल डैमेज। मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ कुछ दिनों से, इस मुद्दे पर एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए आपके पास। बच्चों को इस आपदा पे जो भी असर पड़ा है, जो भी असर बच्चों पर पड़ा है, उस पर कलेक्टिव आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे लेबर मार्केट हो, बीमारियां हो, उनका सेक्सुअल अब्यूज़ हो, एजुकेशन हो, उनकी हेल्थ हो। तो आज बिजनेस टाइम ने कवर किया इस आर्टिकल को, मैं देख रहा था, एक अच्छा आर्टिकल कवर किया बिजनेस टाइम ने आज ये। चिल्ड्रन एज अ कोलेट्रल डैमेज उन्होंने कवर किया है बिजनेस लाइन में। दोस्तों काफ़ी अच्छा आर्टिकल लगा मुझे देखने की भाई, और फाइंड आउट किया कि हमने जो बात की थी डे फॉर यस्टरडे आपकी करंट अफेयर्स क्लास में, आपको याद होगा, और मैंने 12 तारीख को कहा था आपकी क्लास में कि यार ये पॉइंट देख लेना एक बार, वो सारे पॉइंट इसमें अच्छे ढंग से दिए गए हैं और एक पढ़ने योग्य आर्टिकल है। तो मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको याद दिला रहा हूँ कि मैंने क्या क्या कहा था उस दिन। तो अपनी 12 तारीख की क्लास, करंट क्लास में आपको याद होगा, मैंने कुछ पॉइंट रखे थे आपके सामने कि बच्चों पर क्या क्या असर पड़ रहा है। लास्ट मोमेंट में मैंने बात की थी, बच्चों पर क्या क्या असर पड़ रहा है इस पैंडेमिक के आपदा का, चाहे सेक्सुअल अब्यूज़ की बात हो, उनकी एजुकेशन ख़राब हो रही है, चाइल्ड लेबर बढ़ रही हैं, वर्नेबल बन रहे हैं बच्चे, इमोशनल फिज़िकल उनको बैरियर सामने आ रहे हैं, न्यूट्रिशन लेवल कम हो रहा है बच्चों का, या फिर एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं तो उन पर असर है, कोविड का काफ़ी असर। तो ऐसे में बच्चों पर सरकार की रणनीति क्या हो, तो मैंने कई बात की थी आपके साथ, उन सब पॉइंट को जोड़ लीजिएगा। तो भी कहा था मैंने, बच्चों पर एक विचार रखिएगा कि बच्चों पर आपदा का असर पड़ रहा है, अनाथ हो रहे हैं बच्चे, कोविड में उनके माता पिता खो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो उन बच्चों पर असर पड़ रहा है, ऑर्फन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों पर कई असर हैं, यहाँ पर बच्चों पर कई बुरा असर पड़ रहा है इस कोविड का, और ऑफकोर्स एक पूरी जनरेशन पर असर पड़ेगा इससे। तो कहीं ना कहीं एक टॉपिक तैयार करना पड़ेगा आपको, कोविड एंड चिल्ड्रन। ठीक है सर, तो टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ आपसे, उस दिन भी कहा था मैंने, फिर कहूँगा इस बात को। तो उसी बात को आज उसने लेबर वाला पॉइंट उठाया है, आप सारे पॉइंट पे तैयार रखिएगा सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। अगर मन करे तो 12 तारीख का जो लेक्चर हुआ था, मैंने लिया था आपका, उसमें लास्ट का 5 मिनट देख लीजिएगा, मदद हो जाएगी काफ़ी। सरकार ने जो प्रयास किए हैं, जो पोर्टल तैयार किए हैं, जो स्कीम लॉन्च की हैं, वो सब एक जगह मिल जाएंगी आपको। अगर 12 तारीख का 5 मिनट का लास्ट का देख लेंगे, आर्टिकल को पढ़ने से बेहतर होगा। आर्टिकल में बहुत ज़्यादा बातें फालतू की गई हैं, लेकिन कुछ बातें पॉइंट में चाहिए, आप यहाँ जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है,
थैंक यू दोस्तों, ये था आज का सेशन। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में आपके साथ। तब तक के दोस्तों थैंक यू। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दोस्तों, और जुड़िए मेरे साथ अगले सेशन में। थैंक यू दोस्तों।